हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगी। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 7th की। और क्लास 7th का ये चैप्टर भी 7 ही है भाई, ठीक है। और आज आपका जो चैप्टर रहेगा मानवीय पर्यावरण यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट, बस्तियाँ, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। तो आज की क्लास हमारी बस्तियां और परिवहन के साधन और संचार के साधन सब कुछ आप डिटेल में पढ़ोगे एनसीईआरटी के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो जैसा कि इसी बुक के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि प्रारंभिक मानव यानी पुराना मानव भोजन, वस्त्र, आवास के लिए पूरी तरह से नेचर पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ साथ उसने कुछ नए स्किल सीख लिए, नई टेक्निक सीख ली, वो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने लगा। तो जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने लग गया था, घर बनाने लग गया था, यातायात और संचार के जो बेहतर साधन है वो सारे विकसित कर लिए थे, उनका डेवलपमेंट कर लिया था मनुष्य ने। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया था। उसने जो भी आवास था उसको अपने अनुकूल विकसित कर लिया था मनुष्य ने। डे बाय डे आप सभी जानते हो टेक्नोलॉजी आ रही है, मनुष्य डे बाय डे इंक्रीजमेंट हर चीज़ में हो रही है। तो बेटर से बेटर चीज़ें आ रही हैं हर चीज़ में। किसी भी उदाहरण को आप ले सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर बस्तियाँ दी गई है यानी सेटलमेंट। तो जो बस्तियाँ हैं वे क्या हैं? बस्तियाँ वे स्थान होती हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। पहले कोई घर नहीं बनाता था। जो आदि मानव था आपका, चाहे तो पेड़ों के ऊपर रहेगा या फिर वो गुफाओं के अंदर रहता था। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि भी उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ साथ मानव बस्तियां बढ़ती चली गई, बड़ी होती चली गई। जैसे जैसे आपका ट्रेड हुआ, व्यापार हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, आपका मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो इन सब के डेवलपमेंट के साथ साथ जो सेटलमेंट था, ह्यूमन सेटलमेंट, वो भी इंक्रीजमेंट होता चला गया। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यताओं का भी विकास हुआ। आप सबको सिंधु, टिग्रिस, नील, हवांग ही, ये सारी नदियों के किनारे ही तो विकसित हुई सभ्यताओं के नाम है। जैसे सिंधु सभ्यता, जिसे आप कहते हो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे पर ही तो विकसित हुई थी। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है, यहाँ पे बस्तियों के टाइप दिए हुए हैं। सेटलमेंट, टाइप ऑफ सेटलमेंट स्थायी और अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं यानी परमानेंट नहीं होती तो उन्हें कहते हैं अस्थायी बस्तियां। घने जंगलों में, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों में पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में ही रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण और स्थानांतरित कृषि और ऋतु प्रवास करते हैं। एक पर्टिकुलर एक टाइम के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर जाते हैं, ठीक है। तो जिसे कहते हैं ऋतु प्रवास। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां यानी परमानेंट है, यहाँ पर लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो कई बस्तियां आपकी परमानेंट नहीं है, पर कई बस्तियां परमानेंट है जहाँ लोगों ने अपने अच्छे घर बनाकर सेट हो गए हैं एक जगह, ठीक है। यहाँ पर एक बॉक्स भी दिया गया है, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है कि बसाव स्थान किसे कहते हैं। अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी का एग्जाम देते हो तो वहां पर ये क्वेश्चन आता है। वे स्थान जहां पर भवन और बस्तियां विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। आदर्श बसाव के चयन के लिए बसाव स्थान वो स्थान होता है जहां आपको सारी सुविधाएं मिले, यानी अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता है, उपयुक्त भूमि है, उपजाऊ मिट्टी है। तो ऐसे एरियाज में ही तो आप अपना घर बनाना चाहोगे, ठीक है। तो जहां पर किसी भी घर को बनाने के लिए सभी प्राकृतिक दशाएं, प्राकृतिक की बात हो रही, सामाजिक की नहीं, तो सभी प्राकृतिक दशाएं अनुकूल हो, नेचुरल जितने भी आपकी एलिमेंट हो वो सभी अनुकूल हो, तो उसे कहेंगे बसाव स्थान। तो समझ गए। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर ये एनसीईआरटी बुक है ना, तो बच्चों को समझाने के लिए कुछ इसी तरीके की चीज़ है। मैरी का जन्मदिन था, केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और आफती हुई गुरप्रीत पहुंच गई। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था, यानी आपका भाई मैरी की मम्मी मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओहो, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है।
प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहर में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां और अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ और अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल और विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है, प्रसाद ने कहा। हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल और अच्छी अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब हमारे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो दोनों ही चीज़ों की एक क्वालिटी बता रहे हैं, शहर की भी और डिसक्वालिटी भी और क्वालिटी भी, शहर की भी और गाँव की भी। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, एक तो ग्रामीण और एक शहरी बस्तियां। ग्रामीण गांव ग्रामीण बस्तियों में होता है, जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी, पशुपालन यानी खेतीबाड़ी करेंगे, मछली पालना, वनों से चीज़ें इकट्ठा करना, दस्तकारी, पशुओं को पालना, ये सारे काम करते हैं गांव के लोग। तो ग्रामीण बस्ती आपकी सघन होती हैं और प्रकीर्ण दोनों ही प्रकार की हो सकती है। यानी सघन मीन्स कई घर एक जगह पर इकट्ठे भी हो सकते हैं या फिर एक दूसरे से दूरी दूरी पर भी घर हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रकीर्ण यानी दूरी दूरी, सघन यानी पास पास। तो सघन बस्तियों में जो घर होते हैं वो पास पास होते हैं। आपकी सघन बस्तियों में अगर हम देखें तो सघन बस्तियों में जो घर होते हैं वो पास पास बने होते हैं, और प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर और पूरे व्यापक क्षेत्र से फैले हुए रहते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल और अति विषम जलवायु वाले एरियाज में प्रकीर्ण बस्तियां देखने को मिलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं, ठीक है, और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, और जिन स्थानों में वर्षा के टाइम में जो जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म और स्टील पर घर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले एरिया में मिट्टी की मोटी परत, मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण मीन्स घास आदि का उपयोग घर बनाने में करते हैं लोग गांव में। जबकि नगरीय बस्तियों में नगर छोटे और शहर उनसे बड़ी बस्तियां आप कह सकते हो। नगर थोड़े छोटे होते हैं और शहर उनसे बड़े, और उनसे बड़े फिर आपके महानगर हो जाते हैं, महा सिटी हो जाती है, ठीक है, महानगर। तो नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में काम करते हैं। अब ये आपके एनसीईआरटी का कुछ वर्क है। तो यहाँ पे ग्रामीण और नगरीय बस्तियों को डिफाइन किया गया था, बताया गया था कि देखो ये प्रकीर्ण बस्तियों के एग्जाम्पल है। बहुत अच्छे पिक्चर दिखाया हुआ है यहाँ पे कि घर देखो, एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है, तो एक दूसरे से दूरी दूरी पर है घर, ठीक है। ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो ये सघन बस्तियाँ हैं, तो देखो घर कितने पास पास हैं, इसमें घर कितने एक दूसरे से लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, तो इस प्रकार की बस्तियों को कहते हैं सघन बस्तियां। अब यहाँ पर एक बॉक्स और है, इसको भी कर लेते हैं। ऋतु प्रवास क्या होता है? ऋतु प्रवास लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? मौसमी यानी सीजन्स के अनुसार जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं उन्हें कहते हैं ऋतु प्रवास। जो लोग पशु पालते हैं तो भाई गर्मियों में तो वो पर्वतीय इलाकों पे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ बर्फ़ नहीं होती, और सर्दियों में वो घाटियों में चले जाते हैं, ठीक है। सर्दियों में क्योंकि पर्वतों पर बर्फ़ पड़ती है, फिर घाटियों में जाकर वहाँ अपने पशुओं के साथ निकल जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रवास को, माइग्रेशन को कहते हैं ऋतु प्रवास। समझ गए? नेक्स्ट आता है हमारा इसमें परिवहन। तो परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, परिवहन लोगों और सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। पुराने टाइम में जब आपके व्हीकल नहीं थे भाई, उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का भी उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया।
आपका ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का भी विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आज भी आप देखते हो यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी, तो आज भी अधिकतर जगह पर पशुओं का उपयोग किया जाता है परिवहन के साधन के रूप में। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट इनका उपयोग किया जाता रहा है सामान ढोने में। दक्षिणी अफ्रीका की जो एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका के यहाँ पे भाई ये थोड़ा गलत फैक्ट है आई थिंक, क्योंकि दक्षिण अमेरिका नहीं आएगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं आएगा, दक्षिण अमेरिका आएगा, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में है आपकी एंडीज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वतमाला। संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला 7,000 किलोमीटर के लगभग लंबी है, लंबाई इसकी बहुत अधिक है। तो एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है सामान को ढोने में। तो प्रारंभ में अन्य देश के व्यापारियों को भारत पहुंचाने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्गों से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को दूरत्व बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा दोनों की ही बचत करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये तो आपके मकान की पिक्चर, उसको छोड़ो, ये नीचे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं और उन्हें कौन बनाता है, ये क्या कहलाते हैं? तो भाई जो बर्फ से बने घरों में कौन रहते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग। एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ से बने घरों में रहते हैं, और इस प्रकार के घरों को जो बर्फ से बनते हैं इन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू कहते हैं बर्फ से बने घरों को, ठीक है। और ये बर्फीले इलाकों में बनाए जाते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग इन्हें बनाते हैं। आपके जो यूरोप से अपर वाला पार्ट है, बिल्कुल ऊंचे अक्षांशों में, ध्रुवों के पास। नेक्स्ट आता है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ परिवहन के साधन दिए गए हैं, तो इन्हें देख लेते हैं परिवहन के साधनों को। तो परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। आप सभी जानते हो इन साधनों को। सड़क मार्ग कम दूरी और यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग है सड़क कच्ची और पक्की 2 हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है, जबकि मरुस्थलों में, वनों में, ऊंचे ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर सड़कें बनी हुई हैं, पर मैदानी एरिया की अपेक्षा थोड़ी कम मात्रा में। हिमालय पर्वत पर जो मनाली से लेह राजमार्ग है, विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे भी कहते हैं। जो भूमिगत यानी भूमि के अंदर जो सड़कें होती हैं उन्हें भूमिगत मार्ग या सबवे भी कहते हैं। फ्लाईओवर ये उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। आप सभी जानते हो फ्लाईओवर क्या होते हैं, कॉमन सी चीज़ है। अब तो हर जगह फ्लाईओवर बने हुए हैं। यहाँ पर इस बॉक्स को देखते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग है। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। जो स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग है ये दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता को आपस में जोड़ता है। इस प्रकार भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला एक ये महामार्ग है, एक हाईवे है। तो इसको भी आप ध्यान रखना सड़क मार्ग में। नेक्स्ट आता है रेल मार्ग। तो जो रेल मार्ग है, रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से और कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट और रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और ज़्यादा तेज हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक पाया जाता है। आप सबको पता है प्लेन एरिया में रेल अच्छी तरह से बिछाई जा सकती है, रेल की पटरियाँ। और उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। एशिया में सबसे बड़ा है भारतीय रेल मार्ग की अगर हम बात करें। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसे भी देख लो भाई। आपके जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका सबसे ऊंचा पॉइंट समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है एक और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग
कि ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन, ये आपको देखो ड्रॉ भी किया गया है मैप में। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये पश्चिमी यूरोप में, यानी यहाँ से शुरू हो जाता है। ये वेस्ट रूस पड़ता है, यूरोप नहीं रूस। तो वेस्ट रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर, देखो ये लिखा हुआ भी है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर आपके इधर बिल्कुल यहाँ पर आपका आ जाता है ये ओकोटस्क सागर, और ये रूस का बिल्कुल पूर्वी वाला हिस्सा। तो प्रशांत महासागर पड़ता है यहाँ पर। तो प्रशांत महासागरीय के तट पर स्थित ब्लाडी कह दो या ब्लाडी कह लो, वोस्टक तक जाता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9,438 किलोमीटर के लगभग है। कई बुक में ये लंबाई कम ज़्यादा मिलती रहती है, पर आई थिंक इतनी है एग्जैक्ट 9,438। तो पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप तक, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अब आपको ना थोड़ा डीपली पीजीटी लेवल का करना है ना, तो आपको इनके बीच के नगरों के नाम भी याद होने चाहिए, जैसे लेनिनग्राड, फिर मॉस्को आता है रूस की कैपिटल, कजान आता है, यर्केटोरिनबर्ग आता है, ट्यूमिन आता है, ओमस्क आता है, नोवेसिबर्ग आता है, अंगारस्क आता है, कार्शियानोर्स्क आता है, चिता आता है, खबारावर्शक आता है, व्लादिवोस्टॉक आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जलमार्ग यानी वाटरवे। तो पहले आप पढ़ चुके हो कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्गों का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। नाव्य, नदी और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। ये सारे के सारे मतलब अंतर्देशीय जलमार्ग, एक देश के अंदर कोई रिवर है तो उस रिवर के अंदर उसी देश के एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाना है तो उसका हम यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार के वाटरवे होते हैं आपके इंटर कंट्री वाटरवे। ओके, अंतर्देशीय जैसे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ग्रेट लेक, ये ग्रेट लेक यानी झील एक ही जगह तो होगी, अफ्रीका की नील नदी, तो अफ्रीका के अंदर व्यापार। ठीक है, समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं, और ये मार्ग आपके कुछ सी पोर्ट से जुड़े हुए होते हैं, पतनों से जुड़े हुए होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं, जैसे एशिया में सिंगापुर, एशिया का प्रवेश द्वार भी सिंगापुर बंदरगाह को ही कहते हैं। मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजिल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो और अफ्रीका में डरबन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। और आप कुछ और भी पतनों के नाम बता सकते हो। आपको भारत की सारी सी पोर्ट पता होनी चाहिए, मैंने आपको चैनल पर अच्छी तरीके से करवा भी रखी है सी पोर्ट्स। नेक्स्ट आता है वायु मार्ग, एयरपोर्ट। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। सबको पता है टिकटें बहुत महंगी है भाई। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे और तूफान से कुप्रभावित होता है। सबको पता है खराब मौसम होता है तो फ्लाइट कैंसिल भी हो जाती हैं। यह यातायात का अकेला साधन है, सर्वाधिक दुर्गम और दूर है स्थानों तक भी पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां कोई सड़क और रेल मार्ग नहीं है, उसके ऊपर से हवा में से उड़ के चला जाएगा। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट भी हैं आपके, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। तो ये सारे आपके काफ़ी, अब तो हेलीकॉप्टर आप सबने देख ही रखे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है संचार यानी कम्युनिकेशन। संचार दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आपको किसी और के पास पहुंचानी है, तो ये जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आपकी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट बंदे के पास जाएगी ना, तो वही क्या है, वही कम्युनिकेशन है। तकनीकी विकास के साथ मनुष्य ने संचार के नए और तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है आपका
चित्र 7.10 अभी देखेंगे आगे। संचार के क्षेत्र के विकास से विश्व में भी सूचना क्रांति आ गई, यानी कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन आ गई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं और इसीलिए इनको जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। तो इन सब चीज़ों की तो हमें सैटेलाइट काफ़ी मदद करती हैं। अब हम इंटरनेट की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना और परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो क्या है इंटरनेट। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं, अपनी बुक कर सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों और सेवाएं और संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित होते जा रहे हैं। तो ये आप इसको भी देख लीजिए थोड़ा। ये 7.10 वही आपका चित्र है। तो यहाँ पर चीज़ों को दिखाया गया है कि पहले आदि मानव था, इस तरीके से आदि मानव वाली ज़िंदगी जीता था। फिर थोड़ा सा पक्षियों का यूज़ करके कम्युनिकेशन किया जाने लगा। फिर आपकी पोस्ट बॉक्स वगैरह आ गए थे, न्यूज़पेपर आ गए थे और उसके बाद हमारे काफ़ी साधन आ गए। ये इस जो कि चित्र में है आपके टेलीविज़न, लैपटॉप, सब कुछ आ गया था। टेलीफोन आ गए थे, मोबाइल फ़ोन, तो सब कुछ आ गया। और इधर ये सैटेलाइट है आपकी, जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम मैप। और इस मैप के अंदर बहुत कुछ दिखाया हुआ है। अगर आप मैप में देखोगे तो इसमें आपके समुद्र, प्रमुख समुद्र कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे भाई ये है आपका अटलांटिक महासागर, जिसे हम एस आकार की शेप में होता है, ये अटलांटिक महासागर। और ये है आपका प्रशांत महासागर, इधर भी विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। और ये है हिंद महासागर, जो कि भारत के दक्षिण में है। और ये नीचे नीचे है आपका अंटार्कटिका महासागर और ऊपर ऊपर है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ये कुछ महासागर है। उसके अलावा वायु मार्ग और रेल मार्ग दिए गए हैं। तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, जितना था मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो चलिए छोटे से क्वेश्चन हैं, ये कर लेते हैं। तो इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? टेलीफोन, पुस्तक, मेज। तो सबको पता है मेज से क्या कम्युनिकेशन होगा, मेज तो कोई कम्युनिकेशन थोड़ी ना करती है। सेकंड आता है इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, सबवे। तो देखो फ्लाईओवर तो उत्थित है, यानी सड़क के ऊपर की तरफ बनाए जाते हैं, एक्सप्रेसवे भी नहीं। और राइट आंसर रहेगा सबवे, यानी भूमिगत जो सड़क मार्ग होते हैं उन्हें बोलते हैं सबवे। तो राइट आंसर इज सबवे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है? जहाज, रेलगाड़ी, कार। तो राइट आंसर रहेगा जहाज। जहाज के द्वारा ही आप किसी द्वीप पर जा सकते हो। द्वीप क्या होते हैं? लैंड का वो हिस्सा जो चारों ओर से किसी पानी के द्वारा घिरा होता है, उसे कहते हैं द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? साइकिल, बस, हवाई जहाज। तो राइट आंसर रहेगा साइकिल। साइकिल आपका कोई धुआं थोड़ी ना छोड़ती है, जबकि बस और हवाई जहाज से धुआं आता है। तो ये था भाई हमारा आज का चैप्टर। आई थिंक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया और सब कुछ समझ में आ गया है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके साथ जुड़ सकूं और मैक्सिमम स्टूडेंट भी मेरे साथ जुड़ सकें। ठीक है, और मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो करे और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लाइक शेयर करोगे, अपने एजुकेशन ग्रुप में सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट पीजीटी और नेट लेवल की जियो पढ़ना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें और वहाँ से आप पीजीटी और नेट लेवल की जियो पढ़ सकते हो, पेड कोर्स ले सकते हो। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अच्छी अच्छी जॉब प्राप्त करते रहो। और जब आपके गोल्स अचीव हो जाएं तब हमें कॉन्टैक्ट करना। ओके, हैव ए नाइस डे।